बिग डिबेट हम बात कर रहे हैं आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर हर दिन नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई अपना कुनबा बढ़ा रहा है तो कहीं पर रिश्ते बनते दिखाई दे रहे हैं तो किसी का घर टूटता दिखाई दे रहा है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव कितने रोमांचक होने जा रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन दोनों मेहमानों से मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता राजवीर रोहिला साहब चर्चा में शामिल हैं, जबकि आईएनएलडी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ ओंकार सिंह जी इस कार्यक्रम का हिस्सा। और अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। फिलहाल बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत मैं राजवीर रोहिला साहब आपसे ही करना चाह रहा हूँ। ये हरियाणा की सियासत में जो नए बनते रिश्ते हैं, इनकी क्या बानगी आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है? जी नमस्कार। एमएच1 के सभी दर्शकों को, ओंकार जी को भी मेरी राम राम। राम राम। ये अब लोकतंत्र है सर, विधानसभा चुनाव आने वाले और आपको पता है हरियाणा की तो माटी राजनीतिज्ञ है। तो यहाँ तो जो आपने मैं 20 साल से राजनीति को बड़ा बारीकी से देखते, जब भी चुनाव आते हैं तो इधर उधर होते हैं, रिश्ते बढ़ते हैं, बिगड़ते हैं। तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा ओंकार जी बोलने का, उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा इनका जो गठबंधन है वो क्या और कैसे क्या आगे रहेगा। वो एक बात। दूसरी बात, आज भी भारतीय जनता पार्टी में हमारे मेयर है निखिल मदान जी शामिल हुए। कहना कि भारतीय जनता पार्टी के में लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुत से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और जो विपक्ष है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं मतलब विपक्ष में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं अपनी एक साख बचाई जाए। तो ये तो एक राजनीति का एक मैदान है जिसमें हर कोई अपनी कबड्डी खेलता है, ठीक है ना। तो ये तो चलता रहता है सर। बाकी इन फ्यूचर परिस्थितियां जो बनेंगी उस हिसाब से आगे आगे आएंगी। जी बिल्कुल। आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी में तमाम दूसरे दलों के नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सवाल इस बात को लेकर उठाया जा रहा है रोहिला साहब कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरों का अभाव है और यही वजह कि दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि ये नुकसानदायक भी साबित हो सकता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है ये। और 2014 से पहले हमने मतलब काफी कमजोर अवस्था में थे, लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी नीतियों को समझाना शुरू किया। हमारी सरकारें बनी तो सरकार का लोगों को काम पसंद आया। तो जो ऐसे कोई नहीं आता मतलब किसी भी पार्टी में कोई ना कोई वो देखता है इस पार्टी में ये खूबी है, ये कमी है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के नाते आ रहे हैं। और हमें भारतीय जनता पार्टी की 10 साल में जो काम किया हम लोगों ने, जो केंद्र सरकार ने जो डिलीवर किया है, जो राज्य सरकार ने डिलीवर किया है, उसको देखते हुए लोगों ने तो ये लग रहा है कि आने वाला समय फिर भारतीय जनता पार्टी का है। तो आना चाहिए पार्टी में। राजनीति क्षेत्र में कोई भी मतलब जो आता है वो अपनी राजनीति करने के लिए आता है, वो ठीक है ना। और जिनको अपना भविष्य सिक्योर लगता है वो आ रहे हैं यहाँ। ओंकार सिंह जी, आप मान रहे हैं इस बात को कि इनेलो के लिए जो राजनीतिक संकट है ये अस्तित्व की लड़ाई है? कितनी देर का है रास्ता? अक्षय जी, कि आप मान सकते हैं कि राजनीतिक संकट है और अस्तित्व की लड़ाई है। देखिए, इनेलो ने हर एक परिस्थिति को एक चैलेंज मानकर स्वीकार किया है। 2019 में जो परिस्थितियां थी वो आज नहीं है। 2014 में जो परिस्थितियां थी वो 2019 में नहीं थी। 2009 में बीजेपी की मात्र 2 सीटें थी, वो आज नहीं है। तो ये परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इन चैलेंजेस को स्वीकार करना इनेलो के कार्यकर्ता को आता है, इनेलो के नेताओं को आता है। आज कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने हरियाणा के लोगों के हितों को देखना है, हमने अपने पेट नहीं भरने, अपने घर नहीं भरने जैसे बीजेपी और कांग्रेस वाले भर रहे हैं। जितने घपले और जितने घोटाले बीजेपी की सरकार में हुए हैं ये पता तो तभी लगेंगे ना जब ये कुर्सी से नीचे उतरेंगे। आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग परेशान है। इन्होंने किस वर्ग को छोड़ा? किसान को छोड़ा, मास्टरों को छोड़ा, जेएनएम वर्कर्स को छोड़ा, हर एक व्यक्ति को ऊपर, पटवारियों के ऊपर, सरपंचों के ऊपर, सबके ऊपर इन्होंने लाठियां बांधी। किसको छोड़ा? और आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति मुख्य रूप से 2 समस्याओं से पीड़ित है, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी। 82 लाख परिवार पहचान पत्र बने और 82 के 82 लाख गलत। खट्टर साहब खुद कहते थे कि 82 लाख परिवार पहचान पत्र बने और 84 लाख गलतियां। 47.5 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनी, याशी कंसल्टेंसी ने बनाई, सारी की सारी गलत। याशी कंसल्टेंसी को पेमेंट भी होगी, उसके ऊपर कोई पर्चा नहीं दर्ज किया आज तक इस सरकार ने, क्योंकि कहीं ना कहीं
जो मंत्री था उसमें उसकी रिश्तेदारी बढ़ती होगी। आप ये देखिए आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति लाइन में लगा हुआ है, चाहे वो प्रॉपर्टी धारक है, चाहे वो परिवार पहचान पत्र धारक है, और पूरा स्थानीय निकाय विभाग, कर्मचारी, अधिकारी सारे कैंप लगा लगा के थक चुके हैं। प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र ठीक नहीं हुए हैं। ये जो हमारा गठबंधन हुआ है ये समय की मांग है, ये समय की मांग है, जनता के लिए किया गठबंधन। हम 53 सीट पर लड़ेंगे, बीएसपी 37 सीट पर लड़ेगी। आप ये देखना जो ये आज कह रहे हैं ना बहुत मजबूत है, जनता आज इनसे परेशान है। तभी राष्ट्रीय चुनाव जब हुए थे तब कांग्रेस को विकल्प माना उन्होंने, लेकिन हरियाणा में क्योंकि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब भी मुख्यमंत्री थे, हुड्डा साहब ने ही ओपीएस पेंशन खत्म करी थी, हुड्डा साहब ने ही 5 जून 2006 को वैध और अवैध कॉलोनियों के नाम पे रजिस्ट्री बंद करी थी। हुड्डा साहब भी उस टाइम एमएसपी गारंटी जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे, लेकिन उन्होंने गारंटी दी नहीं। ये आज हुड्डा साहब कहते हैं कि मैं सेवा करूंगा। लेकिन ओंकार सिंह जी, इनेलो ही क्यों, लोग आप लोगों पर क्यों भरोसा करें, ऐसा क्या है? क्यों मैं बताता हूं। देखिए देश प्रदेश में मुख्य पार्टियां कौन सी हैं? मुख्य पार्टी है कांग्रेस, उसके बाद इनेलो, जजपा और बीजेपी, 4 ही पार्टियों को तो मानेंगे। आम आदमी पार्टी का भी यहाँ पे संगठन नहीं है। और 4 पार्टियों में से बीजेपी और जेजेपी पिछले 9.5 साल और 4.5 साल का शासन जनता ने देख लिया। ये लूट रहे हैं जिस तरीके से जनता को। ये कहते हैं हमारे प्रत्येक विभाग में आमदनी बढ़ी है। अरे आमदनी बढ़ी है तो इसका मतलब जनता को लूटा ज्यादा गया। तो पिछले 9.5 पौने 10 साल का शासन बीजेपी जेजेपी का देखा, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ बहुत ज्यादा, तभी मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया। जहां तक कांग्रेस की बात है, आप देखिए 2004 से 14 तक कांग्रेस के क्या रवैया था। सेक्शन 4 और 6 के नोटिस भेजते थे, उसके बाद कैंसिल हो जाते थे, और वो कॉलोनियां इनके बिल्डर खुद खरीद लेते थे। तो क्या जनता भूल गई है? वो क्या जनता भूल गई कि हुड्डा साहब ने रजिस्ट्रियां बंद कर रखी हैं? तो आज तक बंदा इस सरकार ने भी नहीं खोली। क्या हुड्डा साहब ने ओपीएस पेंशन बिल्कुल घोषणा पत्र के माध्यम से आप लोगों ने, यानी कि गठबंधन ने बड़े बड़े लोक लुभावन वादे तो कर दिए हैं, लेकिन ये वादे तो तमाम दूसरे दलों की तरफ से भी किए जा रहे हैं। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, ओंकार जी मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं आपकी बात पर राजवीर रोहिला साहब से जवाब ले लेता हूँ। राजवीर जी वो कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में, पिछले 10 वर्षों में प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और अब प्रदेश बदलाव चाहता है और ये बदलाव इनेलो और बीएसपी लेकर आएगी, वो ये दावा कर रहे हैं। मैंने आपको पहले जो बोला सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को समर्पित है और हम जनता के प्रति उत्तरदायी है। जिस पार्टी का कोई वजूद नहीं है, 1-1.5% इनका वोट बैंक बचा रहेगा। ये लोग मतलब हर 20 साल से लोग सत्ता से बाहर, इनका कोई भी चुनाव होता कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, और निकलता क्या है, जमानतें जब्त होती है लोगों की। इन लोगों को जनता ने नकार रखा है। 0 + 0 बराबर है बड़ी 0। चिंता न करिए, नकार देगी जनता इस बार आपको भी। बीच में मत बोलो सर, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, बीच में मत बोलिए प्लीज। नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिए राजवीर जी। 20 साल से ये लोग सत्ता से बाहर है, ये लोग, इनका कोई वजूद नहीं है। एक सीट पे ये लोग सीमित है, एलनाबाद वाली पे। कुरुक्षेत्र में क्या हालत हुई है इनकी, इनको पता है इस बात का, ठीक है ना। लेकिन इनका अहंकार नहीं है भाई, इनका जो भी प्रवक्ता बैठता है वो बोलता सरकार बनाएंगे। फिर सरकार बनती कैसे? सरकार जनता के आशीर्वाद से बनती है, सरकार जनता बनाती है, आप नहीं बनाओगे। ठीक है ओंकार जी, उन्हें सुन लीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उन्हें सुन लीजिए। बीच में नहीं बोला सर, तो जनता सरकार बनाती है सर। ऐसे नहीं होता कि तो मतलब रात को सवेरे सरकार गिरा दी, फिर दिन में सरकार गिरा दी, ऐसा कुछ नहीं होता। इन लोगों को रात से जनता ने देखा, इनका जो जंगल राज था वो 10 साल, 2014 से पहले, 2004 से पहले जो इनका राज था वो भोगा है सरकार ने। तो जो ये लोग अलग कब्जे करते थे, अलग संपत्ति के जो इनके ऊपर जो केस चल रहे हैं, ठीक है, इनके नेता जेल काट के आए हैं। आप इनेलो के वजूद को ही नकार रहे हैं कि इनेलो का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो चुका है और प्रदेश की जनता ने भरोसा करना बंद कर दिया। अब चाहे बीएसपी के साथ गठबंधन करें या किसी भी दल के साथ जाएं। मेरे साथ सुरेश रोड साहब भी जुड़ गए हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रोड साहब बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आप लोग दावा कर रहे हैं कि हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं, आप लोग तैयारी में जुटे हैं, उधर आपकी पार्टी के नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। ये कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है कांग्रेस के सपनों पर?
नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी में पिछले 2 साल में जब से उदय भान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनाए हाईकमान ने, हाँ, तो लगभग 40 से ऊपर एक्स मिनिस्टर, एक्स मेंबर पार्लियामेंट और एक्स एमएलए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, आईएनएलडी, जेजेपी, सभी के नेता या कभी विधायक किसी भी पार्टी में रहे हो। आजकल वो कोई जेजेपी में था, कोई आईएनएलडी में था, सभी दलों से 40 से ऊपर लोग हमारी पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। और कोई एक मेयर या कोई एमसी अगर चला भी गया कांग्रेस से, तो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव थोड़ी लड़ा था। अरे हुड्डा साहब के करीबी माने जाते थे भाई निखिल मदान। नहीं, हुड्डा साहब की कैबिनेट में मंत्री थोड़ी रहे थे भैया। ऐसे तो कुछ भी आप किसी को बोल दो, ऐसी बात नहीं है। हुड्डा साहब के करीबी नहीं रहा, ये तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई वो कोई मंत्रिमंडल में उनके मंत्री रहे हो, वो तब तो कोई बात है। तो ये देखिए, मैं बल्कि सिरे से खारिज करते हैं इस बात को, ये एक दुष्प्रचार है भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी को कोई ज्वाइन नहीं कर रहा। जिस वक्त आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और राज्य सरकार की नाकामियां गिना रहे थे, उस वक्त हरियाणा भवन में कार्यक्रम चल रहा था जहां पर सैकड़ों की संख्या में समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का दामन निखिल मदान ने थाम लिया। आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता एक निखिल मदान के जाने से। एक निखिल मदान नहीं गए ना? नहीं, निखिल मदान कोई इतना बड़ा नेता नहीं था। और जो हुड्डा साहब वो कह रहे, ये कोई ऐसी घटना थोड़ी है। मैं भी इस मीटिंग में था, इतने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज। हुड्डा साहब ने जो हम बीजेपी से हिसाब मांगा जाएगा, तो अब 4 जो 10 साल में उन्होंने वादा खिलाफी क्या कहती है, जो वादे किए थे वो पूरे के नहीं किए, सबसे बड़ी बात है। और कितने घोटाले किए, सब जनता हिसाब लेगी। और ये बातें मायने नहीं रखती कि कोई एक मेयर या कोई एमपी या कोई मेंबर पंचायत टाइम चला गया। और ये तो हमारे नवीन जिंदल को भी लेकर, ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बोल रहा सुरेश रोड साहब कांग्रेस का? नहीं, हो सकता है कोई दबाव हो, दबाव भी हो सकता है। अरे सर, एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए जरूरी होता है। आप कह रहे हैं कि किसी एक मेयर के चले जाने से कुछ नहीं होता। कोई ईडी मदान साहब के ऊपर ईडी का दबाव भी हो सकता है। तो ये बीजेपी की एक प्रैक्टिस है कि मुद्दों से ध्यान हटाना। और जब नवीन जिंदल इतना बड़ा उद्योगपति है, तो बीजेपी की इस टैक्टिक में क्या कांग्रेस के नेता मिले हुए हैं? इसका मतलब तो फिर यही है। नहीं, मिले हुए नहीं। नवीन जिंदल जी का ईडी पे कितना दबाव था, ईडी पे कितना दबाव था, सबको पता है, सारा देश जानता है। लोगों ने इस बार बल्कि हमारा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी था वहां से, कुछ लोग ये कहने लगे कि हम तो हाथ के पंजे में वोट देना चाह रहे, अपने जिले को भी दे दी, भाई क्यों दे दी, जिले तो बीजेपी में दुआओं में गया, आ जाएगा चक्कर काट के 5-6 दिन के बाद। वो दिल से नहीं गया, ये पब्लिक का मानना है। हमने अपने पुराने लोगों से, जैसे कोई हमारा कोई सरपंच था। ठीक है, अच्छा, एक सवाल पर जवाब और सुरेश रोड साहब दे दीजिए। आज इनेलो और बहुजन समाज पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है। इस बार के लोकसभा चुनाव में चाहे जाट समाज का वोट बैंक हो या फिर दलित समाज का, वो कांग्रेस के हिस्से में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब इन दो दलों का गठबंधन, ये आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकता है? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा की जनता बड़ी समझदार है। वो जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में अब नहीं फंसेगी। और लोगों को विकास चाहिए, लोगों को भाईचारे वाला वो हरियाणा जो 2014 तक भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में था, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था चाहिए। तो लोग इन चीजों में नहीं पड़ेंगे। ये जाट वोट बैंक यही 75,000 वोट आई क्षेत्र लोकसभा। करनाल लोकसभा में इन्होंने समर्थन दिया था एनसीपी के उम्मीदवार को, या एनसीपी पार्टी को 27,000 वोट आई है, दोनों को मिला के। तब जाट वोट काट हरियाणा का जाट मतदाता भी और हरियाणा का दलित जो मायावती जी का वोट बैंक जिसको आप कह रहे हो, वो दोनों सभी समाज की तरह समझदार हैं। भारतीय जनता पार्टी को वो धूल छुटाने का काम करेंगे। ये कुछ भी ठीक है, ओंकार सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार सिंह जी क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हरियाणा की जनता बहुत समझदार है और वो कैसे विकल्प चुनना है वो अच्छी तरह जानती है, और वो विकल्प इनेलो बीएसपी नहीं हो सकती। अक्षय जी, ये तो समय बताएगा। लोकसभा चुनाव को आधार बना के कभी भी आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव में तो आप देखिए, बीजेपी की दिल्ली में 7 की 7 सीटें आई थी, विधानसभा में 63 सीटें आई थी 70 में से। लोकसभा चुनाव में तो सारी सीटें हिमाचल में बीजेपी ने जीती थी, कांग्रेस बीजेपी ने बना ली।
सरकार बीजेपी ने बना ली विधानसभा में। लोकसभा और विधानसभा के दोनों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। लोकसभा में जनता ने अपनी तरफ से ये सोचा कि अगर हम इनेलो और बीएसपी को वोट देंगे तो कहीं बीजेपी ना जीत जाए, ये उनके मन में डर था। अरे आपको तो बी टीम बता रहे हैं बीजेपी की, हुड्डा साहब हो, उदय भानजी हो, उनसे जब सवाल किया जाता है इनेलो को लेकर या जेजेपी को लेकर तो वो तो सीधा कहते हैं कि इनके बारे में क्या बात करना, ये तो वोट कटवा है, ये बीजेपी की बी टीम है। ये वोट कटवा नहीं, रांद कटवा बनेंगे इनकी। आप ये देखिए, जब सुभाष चंद्र का चुनाव हुआ था राज्यसभा का, हुड्डा साहब से पूछिए जरा, पेन की स्याही किसने बदली थी, किसने अपना वोट खाली छोड़ा था? और पिछली बार इनके 31 विधायक थे, इनका राज्यसभा का मेंबर क्यों नहीं चुना गया माकन जी? ये सब हुड्डा साहब की मेहरबानी है। और अब हुड्डा साहब एक तरफ तो कहते हैं कि मौजूदा सरकार अल्पमत में है, दूसरी तरफ से कहते हैं हम राज्यसभा में अपना मेंबर ही खड़ा नहीं करेंगे। किसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं? जब पूरा विपक्ष जेजेपी के 10, इनेलो के आज अभय चौटाला जी ने फिर बोला कि मैं अपनी वोट तो दिखा के डाल दूंगा हुड्डा साहब को, आप अपना कैंडिडेट तो खड़ा करो। ठीक, ओंकार जी आप इस बात को मानेंगे, आप इस बात को मानते हैं कि जो टूट पड़ी इनेलो के अंदर उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जो प्रदर्शन पर जो असर पड़ा इनेलो के, और दूसरा यही वजह कि मजबूर होना पड़ा बीएसपी के साथ गठबंधन करने को, अकेले में सामर्थ्य नहीं बचा? ऐसा कोई मजबूरी नहीं है, प्रदेश के हित में फैसले लिए जाते हैं। मैं मानता हूं इनेलो की टूट के कारण ही इनेलो की एक सीट आई, अगर टूट ना होती तो 2019 में बीजेपी की सरकार कहां से बनती? इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनती। जेजेपी नाम की एक नया जो सिपाही पैदा हुआ, एक नया वर्ग पैदा हुआ, वो कहां से पैदा हुआ? उसके जो 10 सीट आई वो कहां से आई? क्या जेजेपी घर से लेके आई? वो इनेलो की कार्यकर्ता थे, वो 10 सीट इनेलो की थी जो जेजेपी में कन्वर्ट होगी। आज जेजेपी पूरी तरह से हाशिए पर चली गई है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि पिछले 5 साल बीजेपी के जो लट खाए हैं प्रत्येक वर्ग ने, उसका मुख्य दोषी जेजेपी है और सेकेंडरी बीजेपी है। आज इनेलो पूर्ण रूप से दोबारा से स्टैब्लिश है और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर हम 1 और 1 11 हुए हैं। 1 और 1 राजवीर रोहिला साहब वो कह रहे हैं कि 1 1 2 मत समझिए, हमें 11 समझिए। मुझे जरूरत है क्योंकि पब्लिक डोमेन में सब चीजें पड़ी है, क्योंकि होता रहा इनका तो वो टूट गया था। तो पहली बात तो ये है कि गठबंधन क्या चुनाव तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, एक बात वो इनका पर्सनल मैटर है, घरेलू है, पार्टियों का इंटरनल मैटर होता है, उसमें क्या बोलूं मैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने जो नवनियुक्त जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बुरले जी, उन्होंने अपने जगह शुरू कर दिया। आज वो पानीपत और करनाल थे, आज वो सोनीपत में उनका अभिनंदन समारोह हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी वोट में हमें किसी की फिक्र नहीं है, हमें सिर्फ जनता के जवाब देंगे बस, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं। आज मुख्यमंत्री जी मानेसर में थे, जिन्होंने आज 2 प्लाट थे, प्लाटों के जो कागज दिए, कब्जे दिए और 269 करोड़ रुपए की जो 37 योजनाएं थी उनको उनका लोकार्पण किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो काम के प्रति समर्पित है। हमें पार्टियों में ये कितने गठबंधन करेंगे कितने नहीं करेंगे, जनता इनको बार बार पता करेंगे, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि जनता ने आपको रिजेक्ट कर रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी काम के आधार काम कर रही है पार्टी, और काम के आधार पे हम वोट मांगेंगे। नहीं, हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं राजवीर रोहिला साहब, हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आए हैं। 5 सीटों का नुकसान होना और वोट परसेंटेज में आपका जो था उसमें कमी आना, ये आपको शुभ संकेत लग रहा है? कुछ तो कमजोरी रही होगी। सुनिए, वोट परसेंटेज भी कम हुआ, 5 सीटें हमने लूज भी की, लेकिन वो विपक्ष से ये देखिए ना कितना बड़ा गठबंधन बना के लोगों ने प्रोपेगेंडा क्या फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, नरेंद्र मोदी जी आ गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। इन लोगों ने जो वो चीजें किरण चौधरी जी ने कल परसों पढ़ लिया पब्लिक डोमेन में अपने। आज की राजनीति तो नैरेटिव पर ही चलती है ना, अगर इस तरह का नैरेटिव विधानसभा चुनाव के दौरान भी सेट हो जाता है फिर क्या करेंगे? मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो इन लोगों ने वो तो झूठा नैरेटिव गढ़ा, उस नैरेटिव के कारण मतलब हमें वो सीट लूज करनी पड़ी, और कहीं ना कहीं मतलब ये लगा लो हमारा वोट परसेंटेज कम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा के उस नैरेटिव को फैल किया और जनता को समझाया नरेंद्र मोदी ही संविधान की असली रक्षक है, क्योंकि उन्होंने खुद बहुत सी जनसभाओं में बोला था चुनाव में कि अगर बाबा साहब भी खुद आ जाए तो संविधान नहीं बदलेंगे, नहीं बदल सकते वो। और एक बात आरक्षण की बात, हमने तो आरक्षण जमीन में भी दिया ईडब्ल्यूएस के माध्यम से, आरक्षण चल नहीं रहा है।
दलितों को किसी ने दिया है आरक्षण? ईडब्ल्यूएस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो ये तो झूठा नैरेटिव का ढका है इनका, देखो हवा निकल चुकी है, सुपर साफ हो रहा है और इन्हें बसपा का कोई मतलब नहीं है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ठीक है, सुरेश रोड साहब भी हैं। सुरेश रोड साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बीजेपी जो बिगड़े समीकरण है उनको दुरुस्त करने में जुटी हुई है। आप लोग दावे ज्यादा कर रहे हैं, कार्यक्रम भी कर रहे हैं, चुनावी कार्यक्रम, लेकिन इस बीच जिस तरीके से नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है, आपको नहीं लगता कि पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इस पर बुरा असर पड़ता है? सुरेश रोड साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? चले, शायद उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। ओंकार सिंह जी, जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई मुख्य मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, आप लोगों को वोट कटवा की भूमिका से ज्यादा वो नहीं देख रही है कांग्रेस। और हुड्डा साहब तो ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में, जो आरोप अभी आपने बीजेपी पर लगाए कि 10 वर्षों में प्रदेश का विकास करने के बजाय प्रदेश को गर्त में ढकेलने का काम किया, यही आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाई जा रही है। और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब जनता मन बना चुकी है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। ये जोड़ तोड़ की राजनीति कुछ काम आने वाली नहीं है। अक्षय जी, अभी थोड़े दिन रुक जाइए, मैं महीने साल की बात नहीं कर रहा हूं। आप 15-20 दिन रुक जाइए, प्रदेश के मतदाता का माहौल देखिए। आज गठबंधन हुए, आगे जो हमारी रैलियां होंगी, जो हमारे कार्यकर्ता मैदान में जाएंगे, आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या फर्क पड़ता है। और जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, पिछली बार 75 पार का नारा दिया था, तो 40 आई, 10 की 10 लोकसभा आई थी इनकी, 10 की 10, और लोकसभा में से 80 लोकसभा विधानसभा इनकी थी, तो इनकी 40 आई। इस बार ये क्या करेंगे? 90 पार का नारा देंगे क्या? ये जनता है, लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग अलग होते हैं। कांग्रेस ने तो 70 पार का नारा दे दिया है ओंकार जी, कांग्रेस ने 70 पार का नारा दिया इस बार। तो बीजेपी ने कितना 90 पार का दिया क्या? बीजेपी ने इस बार तो कोई शायद सबक लिया हो 400 वाले आंकड़े को देखकर। इस बार बीजेपी की तरफ से तो कोई आंकड़ा दिया नहीं गया। कांग्रेस कह रही कि अब की बार हम 70 पार देगी। अक्षय जी देखना, बीजेपी भी 90 पार का नारा देगी, 90 टोटल है, 90 के पार जाएगी ये। आप कितना दावा करेंगे? देखिए, मैं पहले कांग्रेस की बात बता दूं, 70 पार का पहले अपना दावा तो बता दीजिए, आप लोग कितनी सीटें जीतने में कामयाब? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। 70 पार का दावा कांग्रेस कर रही है। इनकी लोकसभा में अगर देखें तो 41 सीट आई हैं, 44 सीट बीजेपी आई है, 5 जो आम आदमी पार्टी की आई हैं विधानसभा की सीट, लोकसभा के नतीजों के अनुसार। अभी तो 41 आई हैं। जब आम आदमी पार्टी और ये इकट्ठे थे, अब अलग अलग लड़ेंगे तो 70 आ जाएंगी। अभी आपने खुद ही कहा कि आम आदमी पार्टी मजबूत नहीं हरियाणा में, तो इसका मतलब कि वोट ज्यादा मिला वो कांग्रेस के हिस्से आया। मैं बताता हूं, आम आदमी पार्टी मजबूत नहीं है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। जब दो दल मिलकर लड़ते हैं फर्क तो पड़ता ही है, ये मानना पड़ेगा आपको। आज बीएसपी, तो ये फर्क इनेलो बीएसपी के गठबंधन पर भी पड़ेगा ओंकार जी, ये असर बीएसपी और इनेलो के गठबंधन पर भी पड़ेगा। फिर इनेलो और बीएसपी का गठबंधन सरकार बनाएगा। अक्षय जी, पूरी दावे के साथ कह रहा हूं, सरकार बनाएगा। आंकड़ा तो आप बता नहीं पा रहे कितनी सीटें जीतेंगे। गरीब और कमेरे का गठबंधन है। कितनी सीटें जीतेंगे? अब तो चर्चा के समापन का वक्त है, कुछ दावा करना चाहेंगे आप? देखिए, दावा तो मैं इतना कहता हूं, दावा तो देखिए जनता के हाथ में होता है, लेकिन हम सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हमारे को बीजेपी कांग्रेस को देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है राजवीर जी, बड़े संक्षेप में एक फाइनल रिएक्शन आपसे चाह रहा हूं। दूसरी पार्टी की तरफ देखना। उधर कांग्रेस दावा कर रही है अब की बार 70 पार, इधर इनेलो प्रवक्ता को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई जनता भरोसा करेगी और सरकार तो हम बनाने जा रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं कि हम हैट्रिक, किनकी सरकारें बन जाएंगी? सरकार तो किसी एक ही की बनेगी ना। ऐसा सुनिए, आज झज्जर में विस्तारित के जिला कार्यकारिणी में हमारे प्रदेश प्रभारी जो अभी आ रहे हैं डॉक्टर सोनिया जी, राजस्थान से आते हैं वो जी, उनसे पत्रकारों ने पूछा था भाई मतलब आपने का दावा क्या रहेगा। उन्होंने अपने सीएम से कहा कि मैं जोशी नहीं हूँ, लेकिन जो मैं वातावरण देख रहा हूँ हरियाणा में, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो मैं उन्हीं को कोट करते हुए कहता हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और विपक्ष का सुपर साफ है, कोई इनेलो गठबंधन नहीं दिखने वाला। और कांग्रेस का जो भी तो इन्होंने थापी ला रखी है, लेकिन हल्के में 15-15 कैंडिडेट बना रखे हैं, तो आने वाले समय में तो भगदड़ मचेगी। तो आप भी यही हो और मैं भी यही हो, ये प्रवक्ता साथी भी यही होंगे, तो इनको इनके चले बिल्कुल जो आप संकेत दे रहे हैं कि ना घोड़ा दूर ना मैदान, अब तो ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है और नतीजे जब आ जाएंगे तो सारी स्थिति पूरी तरह से खुद ही क्लियर हो जाएगी। समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर ये जरूर कहा जाए कि अभी चुनावों में करीब 3 महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन समीकरण बनाने का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है। अपने अपने समीकरण सेट करने की कोशिश की जा रही। कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी अलग दावे कर रही है, तो उधर इनेलो और बीएसपी की तरफ से भी गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है और ये दावा किया जा रहा है कि इस बार सरकार तो हमारी बनेगी। उधर दावा जेजेपी की तरफ से भी है कि हम 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हमारा प्रदर्शन चमत्कार करेगा। हालांकि गेंद जनता के पाले में। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ बिग डिबेट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।